नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के काटा रोड इलाके में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ को यहां पर सैंटा का रूप दिया गया है। दरअसल बच्चों में पर्यावरण को लेकर एक प्यारा संदेश जाए और ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई का संदेश जाए, इसीलिए बीएमसी ने गोदरेज के साथ मिलकर ये पहल की और आज सुबह ही काटा रोड पर इस पेड़ को सैंटा का रूप कुछ इस तरह से दिया गया है। तो इन तस्वीरों के साथ हम आप के शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं चुनाव सुधार बिल की। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाला जो ये चुनाव सुधार बिल है आज लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया। विपक्ष ने तीखा एतराज जताया, जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं वो वॉकआउट करती हुई नजर आई, लेकिन सरकार इस बिल को पास कराने पर अड़ी रही। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल पेश और पास करा लिया। हालांकि विपक्ष मांग करता रहा कि बिल को सदन की सेलेक्ट कमेटी में फिर से विचार के लिए भेजा जाए, मगर सरकार तैयार नहीं हुई। नाराज विपक्ष ने चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट किया। आधार कार्ड के जो डिफेक्ट है उसके साथ ये जो अगर जोड़ दिया गया तो उसका नुकसान किस किस लोगों को होगा और खास करके गरीब लोगों को। पहले ही उनके आधार कार्ड नहीं रहते, गुमाते हैं, तो ये इसका मिसयूज भी हो सकता है इलेक्शन में। आधार कार्ड को लिंक करना कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है और इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आधार का कार्ड अगर नहीं भी दे सकते हैं तो भी आपको डिलीशन करने का कोई संभावना नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी वोटिंग कर सकता है इस कानून लागू होने के बाद भी। आप इस देश का नागरिक हैं, 18 साल पार हो गए हैं तो आप वोटर हैं। चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी सांसदों पर इस मसले पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि जब संसदीय समिति ने 2 बार वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने की अनुशंसा की तब किसी ने ऐतराज क्यों नहीं जताया था। अगर आधार के साथ लिंक कर दिया गया तो लाखों वैसे नाम जो बोगस हैं, जो फेक हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम को दर्ज करा लिया था, वो सारे के सारे नाम और विलोपित कर दिए जाएंगे। ये डर है और इसे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। All the opposition MPs are in the well of Rajya Sabha objecting to this bill linking Aadhaar, but the government is bulldozing it. They are not maintaining any rules in Parliament. The television is being censored. That's why they are only showing the chairman and the treasury benches. वैसे इसी दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। उन पर रिपोर्टर्स टेबल पर रूल बुक फेंकने का आरोप है। Sri Derek O'Brien therefore stands suspended from the remaining part of the current session. कि आप इस तरह से ये इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल नहीं है, इलेक्शन मैनिपुलेशन बिल है और सरकार को इस तरह से लो हैंगिंग फ्रूट्स का टेम्पटेशन खत्म करना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति आदर है, इसको स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। आखिरकार विपक्षी सांसदों के हंगामे, विरोध और वॉकआउट के बीच द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पारित हो गया। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे लागू करने के दौरान देश में कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां और 11 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 65 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। हालांकि रात की बात यह है कि 34 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और आज जो 11 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 8 मरीज मुंबई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव मिले थे। एक मरीज पिंपरी चिंचवड, उस्मानाबाद और नवी मुंबई से मिले हैं। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जिस तरह से चिंता बढ़ी है, अब जिन इलाकों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है उसे तेज करने के लिए कहीं कहीं सख्ती भी बरती जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक गांव में जिन्होंने टीका नहीं लिया है उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और जो प्रवेश कर रहे हैं
उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय में टीके को लेकर हिचक नजर आ रही है और इसको दूर करने के लिए सलमान खान का भी सहारा वो ले सकते हैं कुछ वीडियोस का। उस बीच में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए एक खास तौर से वैक्सीनेशन कैंप रखा गया माहिम दरगाह के अंदर और एक ही दिन में 1200 लोग वहां पर टीके के लिए पहुंचे थे और हैरानी की बात यह कि उनमें से 78% लोगों ने पहली डोज ली है। कोविड के टीके के लिए ऐसी भीड़ और लंबी कतार शायद आपको टीकाकरण केंद्रों पर दूसरी लहर के दौरान ही दिखी होगी, लेकिन ये ताजा तस्वीर मुंबई के माहिम दरगाह में टीकाकरण अभियान की है। वो भी तब जब मुंबई में 18 साल से ऊपर की 100% आबादी के टीकाकरण का दावा हो चुका है। मुस्लिम समुदाय में कोविड वैक्सीन को लेकर हिचक वाले हालिया कुछ बयानों के बीच मुस्लिम नेता शहर के अलग अलग मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचकर लोगों को टीके के लिए मना रहे हैं और माहिम मेले के दौरान दरगाह जैसी पवित्र जगह पर जब टीकाकरण कैंप लगाया गया तो एक ही दिन में करीब 1200 लोग पहुंच गए, जिनमें से 78% ने कोविड टीके की पहली डोज ली है। बहुत अच्छा मेरे को लगा, आदमी जमे हुए अपना मखदूम बाबा का है करके मैं ले लिया तो माशाल्लाह इंजेक्शन लिया कुछ भी नहीं हुआ, एकदम माशाल्लाह ठीक है, दर्द नहीं कुछ नहीं। जैसा प्राइवेट में आते हैं कुछ नहीं दर्द, कोई बोलते 5 दिन तक दर्द रहेगा, यहीं पर डराए आदमी लोग 3 दिन तक फूल जाएगा, ये होगा, डरान दे दे आपने, ये तकलीफ है और कुछ नहीं। अब हिम्मत हुआ मेहमान हॉल में हुआ करके। मुझे डर लग रहा था इस बात का, लोग बाहर डरा रहे थे कि हाथों पैरों में दर्द होगा, बुखार आगा, 4-5 दिन पड़े रहोगे बुखार में। इस हमारी परेशानी में मैंने नहीं लिया था। दरगाह की कमेटी से बात हुई, वो बोले कि आप ले लो, सही है सब कुछ, माशाल्लाह बहुत सही है, बहुत अच्छा है। ये माहिम दरगाह का एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है और एक फेथ का प्लेटफॉर्म है, तो जिधर तुम्हारा रीजनिंग भी है, साइंस भी है और फेथ भी है, तो वो जगह पे हमने सोचे कि एक वैक्सीन कैंप करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बहुत बड़ा रिस्पांस मिला और वेरी गुड रिस्पांस। लगभग 1200 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन किया इधर और ताजुब की बात यह है कि 78% प्लस जो थे वो फर्स्ट वैक्सीन थे। सो झिझक तो थी लोगों में, वो बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज था, लैक ऑफ रीडिंग थी उनकी। वैसे कई पिछड़े इलाकों में भी टीके को लेकर कुछ भ्रम कायम है। ऐसे में सख्ती दिखाते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के तेंभुर्नी गांव में बिना टीका लगवाए लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। जगह जगह ऐसे पोस्टर लगवा दिए गए हैं, वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाए हुए कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं घुस सकता और ऐसा करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ी है, अपने आप में ऐसे किसी मरीज की आप बीती सुनना भी बेहद जरूरी है और ऐसा ही एक इंटरव्यू हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने किया है। रिकवर हुए इस मरीज का कहना है कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं था और उन्होंने दवा भी नहीं ली। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनका टेस्ट ना हुआ होता तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोविड है और ओमिक्रॉन से संक्रमित है। अब तक ओमिक्रॉन से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं, करीब 200 तादाद है जो इंडिया में अब तक रिपोर्ट हुई है और साहिल ठाकुर उन मरीजों में से पहले मरीज में से एक हैं जो ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आए हैं। साहिल, सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं आपकी जुबानी दर्शकों को आप बता पाएं, आप में किस तरह के सिम्टम थे या किस तरह की तकलीफ थी जब ओमिक्रॉन का डिटेक्शन? सर एक्चुअली मैं दुबई से फ्लाई बैक कर रहा था इंडिया के लिए, तो ऑन द 4th आई टेस्टेड नेगेटिव। 4th को मैंने दुबई से रिजल्ट कराया था, आरटीपीसीआर जो मैंडेटरी होता है, बट मंडे को आई केम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहां पे मैं पॉजिटिव टेस्ट हो गया। मुझे फ्रॉम द डेट की जब मैं टेस्ट पॉजिटिव हुआ था टू टिल दिस डेट मुझे एक भी सिम्टम नहीं आया, ना मुझे सोर थ्रोट था, ना मुझे फीवर था, कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मेरा टेस्ट ना होता तो शायद मुझे भी पता नहीं लगता कि मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो भी कोविड पॉजिटिव था। तो अभी तक तो मैं मतलब नेगेटिव भी हो चुका हूँ, 2 बार टेस्ट भी हो गए, तो कोई सिम्टम नहीं आया, मेरी तबीयत भी एक बार खराब नहीं हुई। आइसोलेशन में रह के आया, क्वारंटीन में हॉस्पिटल में रह के आया, वहां पर भी कम से कम 40-45 पेशेंट थे, जिसमें से शायद 30-35 को कोई सिम्टम्स नहीं थे। सब ऐसे ही बैठे थे कि हमें क्यों रोक के रखा है, सिम्टम्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रोक के क्यों बैठे हो हम लोग को। तो वही सब चीजें थी, बट मतलब बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं आए मुझे, बहुत ही माइल्ड था, मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे कोविड है। सर मतलब पहले तो बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2-3 ही लैब्स हैं जो ये देखती हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है, तो पहले तो मुझे रेगुलर कोविड ही बोला था। 2-3 दिन बाद वो कॉन्फर्मेशन आया कि ओमिक्रॉन है, तो अब आप मैं 2-3 दिन होम आइसोलेशन में रहा हूँ।
उसके बाद मुझे वो 2-3 दिन बाद नीचे एम्बुलेंस भेजे मेरे घर और यहाँ से मैं LNGP ट्रांसफर किया गया हूँ। तो फिर वहां पर गए, एक्सपीरियंस थोड़ा स्ट्रेसफुल ही था, मतलब एकदम से ऐसे नीचे PCR आ गई 3-4, बट गवर्नमेंट ने अच्छा एक कंट्रोल करने के लिए मैं कहूंगा शायद प्लानिंग बिठाई है या जो भी बिठाई है। बट वो जैसे अभी भी आप नीचे देखेंगे मेरे घर के नीचे 4 गार्ड्स खड़े हैं अभी भी। ये 4 गार्ड्स दिन में और 4 गार्ड्स रात में अलग खड़े रहते हैं टू इंश्योर कि मैं हाउस अरेस्ट पे रहूं, मेरी फैमिली हाउस अरेस्ट पे रहे। कोविड है तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम वो करके घूमेंगे। बट हाँ, मैं ये मानूंगा जैसे इससे पहले वो डेल्टा वेरिएंट और वो सब आए थे, वो तो बहुत डेंजरस थे, हमने खुद देखा इंडिया में भी। ओमिक्रॉन मेरे को उसके हाफ भी नहीं, मुझे उसका 1/10 भी नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो। बिकॉज मैंने अपने अलावा, आप मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली उन 2 दिन यहाँ पे रहा हूँ, घर में रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था मुझे कोविड है। मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि मुझे कोविड है। तो आसपास मैं अपने 1-2 दोस्तों से भी मिला, मेरी फैमिली से भी मिला, मेरी सिस्टर से भी मिला, किसी को भी कोविड नहीं हुआ, मैंने ट्रांसमिट भी नहीं किया किसी को, सबने अपना टेस्ट कराया, सब नेगेटिव आए हैं। मेरे घर वाले भी इवन हाउस अरेस्ट पे हैं, बट वो नेगेटिव है, वो शुरू से एक भी बार पॉजिटिव नहीं हो। लेकिन जो सरकार जो अप्रोच अपना रही वो भी बेहतर अप्रोच है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जी, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि मैंने खुद किया, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा मुश्किल भी था, बट गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि हम कैसे इस वेरिएंट को स्प्रेड ना होने दें और ज्यादा, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने इतना एफर्ट मेरे ऊपर, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, 4 लोग नीचे लगाए हैं, तो वो भी कुछ लेते ही होंगे, तो उस चीज को कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठेंगे, आपके लाइफ को, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इतना मुझे पता है 110%। अपने अनुभव को जी, लाइफ थ्रेटनिंग तो ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। जी, नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर मंदिरों की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने न सिर्फ ये दावा किया, बल्कि कुछ सबूत पेश करने की भी कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी पर हिंदू मंदिरों की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक के मुताबिक अकेले बीड़ जिले की आष्टी तहसील में 7 मंदिरों की कुल 300 एकड़ की जमीन बेची गई है। नवाब मलिक का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों से मिली भगत कर सेवा इनाम यानी पूजा करने के अधिकार वाली जगहों को मदद इनाम यानी मालिकाना अधिकार में बदलकर गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। आरोप के मुताबिक मुर्शदपुर के विठोबा देवस्थान की 41 एकड़ 32 गुंठा, पांढरी के खंडोबा देवस्थान की 35 एकड़, कोयाल के श्रीराम देवस्थान की 29 एकड़, चिखली हिंगड़ी के श्रीराम देवस्थान की 15 एकड़, चिंचपुर के रामचंद्र देवस्थान की 65 एकड़, बेलगांव के खंडोबा देवस्थान की 60 एकड़ और खड़कत विठोबा देव की 50 एकड़ जमीन शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के MLC सुरेश धस साहब और पूर्व वहां के विधायक धोंदे साहब, इनके मिली भगत से की गई है। इसकी कंप्लेंट राम खाड़े साहब ने ED को भी करने का काम किया है। और जो पार्टी राम जी के नाम पे राजनीति कर रही है, जो पार्टी धर्म का ठेकेदार बनी हुई है, उसी पार्टी के लोग मंदिरों की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। कुछ चीजें उधर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बीड़ जिले में जमीन घोटाले के 32 मामलों की जांच की मांग वो पहले कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के MLC सुरेश धस ने कहा कि नवाब मलिक बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं। कुठलं मंदिर हडपलं, कुठलं काय हडपलं, हे जरा दाखवा। कौन सा मंदिर हड़पा ये जरा दिखाएं। मैं अलग अलग ट्रस्ट में काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। क्या किया है क्या नहीं, ये आप लोगों को जांच करनी चाहिए और बिना किसी दस्तावेज के ऐसा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। कागदपत्र नसताना असं काहीही वेग बोलणं उचित नहीं। अभी तक राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब मंदिरों की जमीन को हड़पने के आरोप भी लगे हैं। नवाब मलिक राज्य में अल्पसंख्यक मंत्री हैं और उनका दावा है कि अभी तक वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचने के संदर्भ में वो 11 FIR दर्ज करवा चुके हैं। बीड़ से मनोज सातपुत है और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। लाल किला किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, आखिर कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। दिल्ली के
ऐतिहासिक लाल किले पर कब्जे को लेकर एक याचिका जो दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर कौन थी ये महिला जो मालिकाना हक के लिए कोर्ट तक पहुंची थी और क्यों कोर्ट को कहना पड़ा कि लाल किला किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है? सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। 67 साल की सुल्ताना बेगम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्रवधू हैं। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में कहा कि 1857 में 250 एकड़ में उनके पुरखों के बनवाए लाल किले पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन कब्जा कर लिया था। कंपनी ने उनके दादा ससुर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून जेल भेज दिया था। तब से लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा रहा और आजादी के बाद से लाल किला भारत सरकार के अंतर्गत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि वैसे मेरा इतिहास बहुत कमजोर है, लेकिन आप दावा करती हैं कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आपके साथ अन्याय किया गया था, तो अधिकार का दावा करने में 150 वर्षों से अधिक की देरी क्यों हो गई? आप इतने वर्षों से क्या कर रही थी? उन्हें इंडिया में आते ही कोई ऐसा नहीं था कि वो इंडिया आते और उनका स्वागत होता। तो जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को जब पता चला, जब वो प्रधानमंत्री थे कि इस तरीके से हैं, तो उन्होंने उनकी पेंशन शुरू की। वो पेंशन क्या उनकी पत्नी को मिलती है? सुल्ताना बेगम जिन्होंने पिटीशन फाइल की। जी जी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इस समय। अगर आप देखें तो 6,000 रुपये में गुजारा भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता है एक आदमी का, और उनका तो पूरा परिवार है। सुल्ताना आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के पोते मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी हैं। 22 मई 1980 को बख्त की मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पर कि 150 साल तक इन्होंने सामने आए नहीं, कहीं कुछ कहा नहीं, और अब आखिर में आकर के आपने ये याचिका दायर की है, उसको खारिज कर दिया गया। तो फिलहाल इस लाल किले को लेकर के जो दावा ठोका गया था उसको खारिज कर दिया गया है, और लाल किला जैसे कि भारत सरकार के अंडर है वही रहेगा, और 6,000 रुपये की जो पेंशन मिल रही है सुल्ताना बेगम को, वो 6,000 की पेंशन मिलती रहेगी। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के कार्टर रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।